बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 6 का एक टॉपिक देखेंगे, एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ना काफी लेंथी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर दो सब टॉपिक्स हैं, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी। वो भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपके पास एक सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कौन कौन से बन सकते हैं कि एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, और फिर चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है साइज के लिहाज से कि Na पॉजिटिव हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी या Mg2 पॉजिटिव हाइड्रेशन। इस तरह मुख्तलिफ चार्जेस के साइज देके आपसे वो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। और सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी क्या होंगे, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास कंपैरिजन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। उनका आंसर आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सबसे पहले एनर्जेटिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। एनर्जेटिक्स क्या होता है, जितने भी एनर्जी, चाहे हीट निकल रही है, चाहे हीट अब्सॉर्ब हो रही है, चाहे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, चाहे हमें एनर्जी मिल रही है, उसको कहते हैं एनर्जेटिक्स। अब सोल्यूशन का क्या मतलब है, जब हम एक सोल्यूशन बना देते हैं, एक सोल्यूट डालते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं, सोल्यूट जब टोटली इसमें हल हो जाता है उसको कहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो उस सोल्यूशन बनने के दौरान जितने भी एनर्जी चेंजेस होंगे इसको कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन बनना इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सल्यूट, एक सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। ये तीन स्टेप्स के अंदर होता है। जैसे हमारे केमिकल रिएक्शंस के स्टेप्स होते हैं ना, कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड टूटते हैं प्रोडक्ट वालों के साथ, प्रोडक्ट के आपस में सॉरी वो प्रोडक्ट आपस में उनके नए बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं, फिर वहां पे एनर्जी स्टेप्स होते हैं। इसी तरह इसके भी स्टेप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप, ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉल्वेंट टू मेक स्पेस फॉर सॉल्यूट। कि हम जिस चीज के अंदर हल करना चाहते हैं, क्या वो चाहता है कि उसके अंदर कोई आके रहे, कोई उसके अंदर डिसॉल्व हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उन्हें ओवरकम करना पड़ता है, उन्हें खत्म करके स्पेस बनानी पड़ती है, जगह बनानी पड़ती है कि जी नए आके इसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स रहें। सेकेंड स्टेप, ब्रेकिंग अप सल्यूट इनटू सेपरेट कंपोनेंट्स। सल्यूट ऐसे ही नहीं हल हो जाता कि जी पूरे का पूरा जैसे हमने नमक डाला वो पूरा नमक ही रहेगा, नो, वो Na पॉजिटिव और Cl माइनस अलग अलग अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। तो इन कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। सेकंड, अलाउइंग द सल्यूट एंड सॉल्वेंट टू इंटरेक्ट। जब ये सल्यूट और सॉल्वेंट, देखें सॉल्वेंट ने स्पेस बना ली, सॉल्वेंट था उसने अपने दरमियान जगह बना ली, हाँ जी नए लोग आके उसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। और नए लोग भी कैसे, जो अलग अलग हुए, पहले उन्हें भी एनर्जी चाहिए थी, फिर जब उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, वो एक इकट्ठे हुए, तो फिर एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, वहां पे रिलीज होगी। ये है हमारे पास तीन स्टेप्स। ये स्टेप्स भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिसोल्यूशन, के डिसोल्यूशन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो लिखें। तो ये वो तीन स्टेप्स हैं, कौन कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सॉल्वेंट को ओवरकम करना है, सॉल्वेंट के दरमियान स्पेस बनेगी। सेकंड, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कंपोनेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वगैरह के अंदर उनका तब्दील होना। थर्ड क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में भी हमें एनर्जी देनी पड़े। जैसे हम अगर शुगर वाटर में ऐड कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे चीनी ने इतनी आसानी से उसके अंदर हल नहीं होना, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें उसे हिलाने का क्या मतलब है, एनर्जी, या हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से हल इसके अंदर नहीं होंगे, तो एनर्जी में भी हमें देनी पड़े या में भी हमें जो है ना वो मिले, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इसको कहते हैं, ये जो एनर्जी चेंजेस होंगे ना, चेंजेस एंथैल्पी चेंजेस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड। इसकी एनर्जेटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं, स्टैंडर्ड के लिए नॉट लगाते हैं, एंथैल्पी के लिए H, सॉल्यूशन के लिए SOL। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हम डेल्टा H नॉट का साइन यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, के हीट की वो मिकदार जो या खारिज होगी या एब्जॉर्ब होगी, किस दौरान, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। When 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक जो सल्यूट है उसका कितना मोल, 1 मोल। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, वैसे तो आप जितना मर्जी डालें लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर 1 मोल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उसे हमने सॉल्वेंट में हल करना है
कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होना चाहिए। उस वक्त एक मोल को, सल्यूट के एक मोल को इन्फिनिटली वाटर में ऐड करें या सॉल्वेंट की ढेर सारी अमाउंट में ऐड करके हम इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूट की मिकदार बहुत थोड़ी, आप ऐसे कह लें कि 1 चम्मच नमक और पूरी टैंकी पानी की, ऐसे आप कह सकते हैं। ये क्या होगा? इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। आप कह लें कि वो पानी पीने से भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर चीनी शामिल है, तो वो ऐसे सोल्यूशन करके कहलाता है इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। बेसिकली हम ये कैसे बनाते हैं, हमें जो सॉल्ट लैब के अंदर देते थे ना हमारे टीचर्स, वो ऐसे ही होता था कि कुछ जर्रे नजर आ रहे थे सॉल्ट के और उसको पूरे बीकर में हल करके जी इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया। ठीक है, यानी कि 1 मोल सॉल्यूट, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमने कितने सॉल्वेंट में डालना है? इतने सॉल्वेंट में डालना है कि इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बने। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। अब सोडियम कार्बोनेट, ये एक्वस लिखा हुआ है वाटर में, इसको हल करें तो सोडियम पॉजिटिव और कार्बोनेट के नेगेटिव आयन बनते हैं, तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड वो है -25 किलो जूल पर मोल की। स्टैंडर्ड आएगा तो पर मोल होगा। ठीक है, आपके पास जो न्यूमेरिकल्स है ना, सैंपल प्रॉब्लम्स है, प्रीवियसली अभी हमारे 2 पेंडिंग है जो मैंने अभी छोड़े थे, 6.4 और 5 आई थिंक, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.4 और 6.5 में आप लोगों को लाजमी समझा दूंगा, और फिर एक पूरी वीडियो सैंपल प्रॉब्लम्स की एट द एंड ऑफ चैप्टर, और क्विक चेक्स की भी वीडियो साथ साथ आपको अपलोड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स आपने चीजों को पहले मोल में लेके जाना है, और उसने आपको कहा होगा 14 ग्राम में से, 15 ग्राम में से, 13 ग्राम में, हम उसको उसके मोलर में से डिवाइड करके उसके जितने मोल, उसके हिसाब से फिर हम 1 मोल की एनर्जी कैलकुलेट किया करेंगे। याद रखें स्टैंडर्ड के लिए, अगर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस हमेशा वाटर के लिए यूज होता है, तो NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब है यहाँ पे एक्वस लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एक्वस। क्या लिखा होगा? एक्वस। ये अपने आयंस में डिसॉल्व हो गए, और इसको एक्वस लिखा होने का मतलब पानी ने इसको घेरा हुआ है, ये पानी के अंदर क्या हो गए? हल हो गए। इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो +16.2 किलो जूल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे तो मैथ में ना हम प्लस का साइन नहीं लिखते, लेकिन कोशिश किया करें कि माइनस और प्लस का साइन एंथैल्पी चेंजेस के अंदर आप लाजमी लिखा करें। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब ये तो था हमारा यहां तक टॉपिक, कह लें कि एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन बनने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जेटिक्स डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, और जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है उससे क्या मुराद है कि 1 मोल सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना कि इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बने। उस वक्त जो हमारे पास एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक ये हमारा एक बेसिक, इसका पहला 3 हिस्से है ना इस वीडियो के, ठीक है, वो तीनों इकट्ठे अपलोड किए जाएंगे, उसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिकली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो पॉजिटिव, ये जो आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर हल होते हैं ना, वाटर के अंदर, किसकी बात करें? वाटर। इसके हम 2 स्टेप स्टडी करेंगे, एक होगा हाइड्रेशन, ठीक है, दूसरा होगा लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये दोनों हम डिटेल में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन जो है ना, ये प्रोसेस होगा जब सॉल्यूट को हम पानी में हल करेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड चीजें, हाइड्रो पावर का मतलब वो पावर जो पानी से मिल रही हो। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब भी वो एनर्जी जो कोई सॉल्यूट जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो तब रिलीज होगी। ठीक है, अब हाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि ऐसा प्रोसेस जब सॉल्यूट और पानी के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली पानी क्या करता है? सराउंड कर लेता है और इंटरेक्ट करता है विद सॉल्यूट आयंस। किसके साथ? सॉल्यूट के आयंस के साथ ये जो पानी इंटरेक्ट करता है और उन्हें घेर लेता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। ये मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल था। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव, थोड़ा बड़ा बनाते हैं पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके। लेट्स सपोज हमारे पास ये उसकी एक लेयर है। ठीक है, मतलब उसका सरफेस है एक,
इसके दरमियान ये कौन से हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे ये इधर भी मौजूद होंगे पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसे करके दरमियान में इनके क्या डेफिनेटली आयनिक स्ट्रक्चर ऐसा था, दरमियान में नेगेटिव भी मौजूद है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बाद में, जब ये अलग अलग होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है। हमने बात की थी कि सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पानी में होता है, अब वाटर है ना, उसमें होता है स्टूडेंट्स, अब वाटर का मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे पास यहां पे होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और दो वाटर हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन दूसरा, ठीक है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लें। बेसिकली तो ये मुझे, अब होता क्या है आपको पता है ना, पानी में OH के दो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको उल्ट बनाना चाहिए था मुझे, हाइड्रोजन इधर, ठीक है, और ऑक्सीजन इस तरफ, और सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन, और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन है, ये दरमियान वाला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सारे इसको घेर लेंगे पॉजिटिव वाले को, ठीक है, H इधर रहेंगे नीचे, H ऐसे बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, पॉजिटिव को भी सराउंड कर लिया, और इधर से ये देखें, इन दो हाइड्रोजन ने इसको सराउंड कर लिया, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल है। तो पॉजिटिव वालों ने नेगेटिव वालों को घेर लिया, ठीक है, ऐसे इंटरेक्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, ये जो गोल वाला बनाया, नेगेटिव वालों ने पॉजिटिव वालों को क्या कर लिया स्टूडेंट्स, सराउंड कर लिया, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, नेगेटिव वालों को हाइड्रोजन घेर लेता है और पॉजिटिव वालों को ऑक्सीजन, पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन, पॉजिटिव वालों को ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि पार्शियल नेगेटिव होता है वो उसको सराउंड कर लेता है, और नेगेटिव वालों को जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन सराउंड कर लेता है। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रेशन। और इसके दौरान फोर्स कौन सी, बिकॉज पानी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, डाइपोल, और ये आयन है, इस फोर्स का नाम होता है आयन डाइपोल फोर्स। क्या नाम होता है, आयन डाइपोल फोर्स, क्योंकि अब ये अट्रैक्शन की फोर्स है और ये डिवेल्प खुद ब खुद हो जाती है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमेशा एनर्जी निकलेगी, ये ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। तो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस, ये आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से ये जो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम लिखते हैं डेल्टा H, हाइड्रेशन HYD। जो अगर स्टैंडर्ड हुई तो ऊपर हम छोटा सा O भी लगाते हैं, जीरो भी लगाते हैं, डेल्टा H नॉट इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की क्या डेफिनेशन होगी, द एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट के ये जो आयंस हैं इनके टोटल कितना मोल होंगे, 1 मोल इज डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। पानी तो एक्सेस में इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए जब 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे, उस वक्त जो एनर्जी पानी में डिसॉल्व करने से रिलीज होगी उसको हम कहते हैं एनर्जी स्टैंडर्ड, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। के पानी के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट को हमेशा सराउंड करते हैं, हाइड्रोजन नेगेटिव एंड को सराउंड करता है, नेगेटिव आयंस को, और ऑक्सीजन पॉजिटिव आयंस को सराउंड करता है। इस तरह कोई भी चीज पानी में हल होती है। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कोई भी चीज पानी में हल कैसे होती है, तो आप यही लिखेंगे, पानी के अंदर जो आयनिक स्पीशीज है वो ऐसे हल होती है कि पानी के जो पॉजिटिव एंड है यानी कि हाइड्रोजन, वो उसके नेगेटिव आयंस को सराउंड कर लेता है, और पानी का जो नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन, वो उसके पॉजिटिव आयंस को सराउंड करके उनके साथ अट्रैक्शन की फोर्सेस बना लेते हैं, और हम कहते हैं वो चीज पानी में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, और इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और इस अमल में जो एनर्जी निकलती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर 1 मोल सॉल्यूट होगा और पानी ढेर सारा होगा, इन्फिनिट होगा, उस वक्त हमारे पास जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे वो होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन उसमें कंडीशन सारी स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हमारे पास ऑब्जर्व होने चाहिए, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, नेगेटिव होता है, इसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, रिलीज होती है, ठीक है। अब ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयन,
कि ये जो आयंस बने हैं इनके ऊपर चार्ज कितना है। सेकंड, साइज ऑफ आयन, कि आयन का साइज कितना है। ठीक है, अगर तो आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो खुद सोचें अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस क्या होंगे, ज्यादा नेगेटिव होंगे। अगर आयन ज्यादा, फर्ज करें यहाँ पे इसके ऊपर 2 माइनस है, ठीक है, तो अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रांग, तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, तो एनर्जी एंथैल्पी चेंजेस ऑफ हाइड्रेशन उतने ही क्या होंगे, ज्यादा। दूसरा, साइज, अगर स्टूडेंट्स साइज ज्यादा होगा, इन दोनों को कंबाइन करें ना, अगर हमारे पास एक चीज आती है यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यहां पे एक चीज लिखी है चार्ज डेंसिटी। इसका क्या मतलब है कि एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज 2 कूलम है, इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, 2 कूलम है। इसको आप सीधे पेज से भी बना सकते हैं। ये एक सीधी शीट है, इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, और एक ये शीट है, इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है। अब जिसका एरिया कम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा से चार्ज पर यूनिट एरिया। खुद सोचें, अगर चार्ज ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर एरिया कम है, ये इनवर्स रिलेशन है, तो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अब चार्ज इन पे सेम है लेकिन इसका एरिया कम है, इसका एरिया, तो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है फ्रेंड्स, ज्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, थोड़ी जगह के ऊपर ज्यादा चार्ज, उसकी भी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा। अगर चार्ज डेंसिटी कम, जैसे इनका चार्ज उतना ही है, ठीक है, लेकिन इनका एरिया ज्यादा है, तो इनकी चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हमारे पास फ्रेंड्स क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इनको अलग अलग से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके पास शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि Na पॉजिटिव या Mg2 पॉजिटिव किसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो हमने बात की, अगर चार्ज ज्यादा है फिर तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी ही होगी। देखिए Mg2 पॉजिटिव पे चार्ज ज्यादा है तो ग्रेटर का साइन इस तरफ है, Mg2 पॉजिटिव की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ग्रेटर है, और Al3 पॉजिटिव की इससे भी ज्यादा है क्योंकि चार्ज उसके ऊपर बढ़ गया। ठीक है, तो चार्ज बढ़ने से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है। ठीक है, थर्ड, फिर उसके बाद ये जो कंपैरिजन है इसमें अब चार्ज सेम है, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, लेकिन इसका साइज कम, तो जब एरिया कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा। इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम Ca2 पॉजिटिव की, फिर उससे भी कम Sr2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके एरिया इन तीनों से क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा। सरफेस एरिया, ये बेसिकली चार्ज एक स्फीयर, एक गेंद की तरह, एक चार्ज है जो हमारी क्रिकेट वाली बॉल के ऊपर है, एक चार्ज है जो फुटबॉल के ऊपर है, चार्ज सेम है लेकिन फुटबॉल का एरिया ज्यादा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है। क्रिकेट बॉल का एरिया क्योंकि कम है, अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो थर्ड पोर्शन है वो है लैटिस एनर्जी। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी बेसिकली ये आयनिक क्रिस्टल से जुड़ी होती है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनसे जुड़ी होती है। कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी चेंजेस है व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसका जब 1 मोल बनेगा किससे, फ्रॉम गैसियस आयंस। पीछे आयंस कौन से होने चाहिए, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। असूलन पहले Na पॉजिटिव होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, कलरीन क्या गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन फिर हमने इससे इसके आयंस, उन आयंस के बाद जब 1 मोल बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास कहलाती है लैटिस एनर्जी। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, हमारे पास लैटिस एनर्जी। ये मोस्टली क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जब ये आयंस बन जाते हैं, आयंस बनने के बाद ये इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे पास। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, कौन से 2 टॉपिक्स, चार्ज ऑफ आयंस, आयंस के ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या होती है, साइज ऑफ आयन, के आयन का साइज क्या है। अब तो ये दोनों हम डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले चार्ज ऑफ आयन, आपको पता है अगर आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा ना, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन stronger will be
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्सेस उतनी ही क्या होंगी, ज्यादा। आपको पता कोई चीज अगर मजबूती से जुड़े तो उसमें से जो निकलने वाली एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो हमारे पास जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सो ग्रेटर विल बी लैटिस एनर्जी, यहां पे आपने एक बात लिखनी, ग्रेटर विल बी लैटिस एनर्जी। अब आपके पास अगर एक एमसीक्यूज आ जाए कि MgO और NaCl, इसके ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 2 माइनस, इसके ऊपर 1 प्लस, इसके ऊपर 1 माइनस, तो किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? खुद सोचे, मैंने अभी बात की, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, Mg2 पॉजिटिव और O2 माइनस, इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो -3923 इतनी ज्यादा एनर्जी क्या, ऑलमोस्ट 4000 जो किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि लिथियम फ्लोराइड सेम स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 माइनस, तो इसमें से जो एनर्जी निकली वो -1049 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसमें से स्टूडेंट्स क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो चार्ज ऑफ आयन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाए साइज ऑफ आयन। अगर आयन का साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे आयन का साइज बड़ा होगा लैटिस एनर्जी हमारे पास उतनी ही क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, कम। साइज बड़ा, छोटा साइज है ना, देखिए ये छोटा छोटा साइज है तो बड़ी जबरदस्त पैकिंग है। ठीक है, इनके दरमियान एम्प्टी, अगर साइज बड़ा हो गया तो पैकिंग अच्छी नहीं रहती। इनके दरमियान में देखिए एम्प्टी स्पेस कितना, ये पैक जितना ज्यादा स्पेस होता जाएगा इनके दरमियान में पैकिंग उतनी वीक होती जाएगी और हमारे पास साइज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी कम होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप्स में नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे आए साइज बड़ा हुआ तो इस तरफ है लैटिस एनर्जी, ठीक है, और इस तरफ है साइज। अब जब अगर ये फ्लोराइड के साथ बनाएंगे तो लिथियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा, सोडियम फ्लोराइड की उससे कम, पोटाशियम फ्लोराइड की मजीद कम, और रुबिडियम फ्लोराइड की और भी कम, और सीजियम फ्लोराइड की इन सब से क्या होगी स्टूडेंट्स, कम होगी। फिर अगर हमारे पास, अब लिथियम ने पहले बनाया फ्लोराइड के साथ, अगर लिथियम क्लोरीन से बनाए तो फ्लोराइड की निस्बत क्लोरीन का साइज थोड़ा सा ज्यादा है। अब लिथियम हालांकि क्लोरीन से बना रहा है लेकिन लैटिस एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लिथियम ब्रोमीन से बनाए तो लैटिस एनर्जी मजीद क्या हो जाएगी, कम। अगर लिथियम आयोडीन से बनाए तो लैटिस एनर्जी, ये ऐसे करके ना, ऐसे करके कुछ हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे लिथियम का साइज तो वही है लेकिन ये साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का साइज कम हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, कम होती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास सोडियम ने फ्लोराइड से बनाई तो इतनी एनर्जी, फिर क्लोरीन से बनाएगा कम, फिर और कम, फिर थोड़ी सी और कम। ठीक है, इस तरह करके सोडियम का साइज तो वही रहा लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब अगर इस तरफ से देखें, इधर फ्लोरीन का साइज सबके साथ सेम है लेकिन लिथियम का साइज कम है तो फ्लोरीन का भी कम है, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी, और फ्लोरीन का साइज वही है लेकिन सीजियम का साइज बड़ा हो तो लैटिस एनर्जी लिथियम ऑक्साइड की निस्बत इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, ढेर सारी कम है। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी या आपके पास सीजियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन तो सेम है, ठीक है, लिथियम और सीजियम के साइज में ढेर सारा फर्क है क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, कम होगी। इस तरह करके स्टूडेंट्स ये टेबल आपके पास बनता है। ठीक है, ऐसे करके तो जैसे जैसे साइज, अब देखें आयोडीन और सीजियम, सीजियम आयोडाइड यहां पे आइए, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम क्योंकि सीजियम का साइज भी बड़ा और आयोडीन का साइज भी बड़ा, तो साइज बड़ा होने से लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। रीजन, द पैकिंग ऑफ द एटम्स या आयंस, आयंस की पैकिंग उतनी अच्छी स्टूडेंट्स नहीं होगी तो हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मजीद देखते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो पढ़ा ना अब तक कि हमारे पास लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन होता है ना कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयंस के दरमियान में इंटरेक्शन होती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, एक मोल बनता है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ग्रुप टू के ट्रेंड्स हाइड्रोक्साइड के और सल्फेट्स के। इसमें हमने दोनों देखना है, लैटिस एनर्जी भी हाइड्रेशन भी, और एट द एंड हम क्या बताएंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम इसमें बताएंगे। अब ग्रुप 2 होता है, देखिए ऊपर से नीचे है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड पे रेडियम भी होता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ
इन चार की, ठीक है। तो पहले हाइड्रोक्साइड देखते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम साइज बड़ा हो रहा है। जब साइज बड़ा होता है तो हाइड्रेशन भी कम होती है। देखें सब के ऊपर 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज और 2 प्लस चार्ज। साइज बड़ा होने की वजह से सबकी हाइड्रेशन भी कम होती है। जब इस सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई तो हाइड्रेशन कम। इसके अलावा लैटिस एनर्जी भी, क्योंकि साइज बड़ा हो तो लैटिस एनर्जी भी कम होती है। लेकिन जो लैटिस एनर्जी में डिक्रीज है हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि साथ में OH का साइज सेम रहता है, OH का साइज सेम है, तो लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है, जबकि हाइड्रेशन में डिक्रीज कम है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा कम नहीं होती, जबकि लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है जब ऊपर से क्या आता है, नीचे आता है। तो जो सोल्यूशन है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक ही रहता है। क्यों भला? क्योंकि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है ना, बेसिकली ये होती है, इसमें लैटिस, एंथैल्पी ऑफ लैटिस हमने प्लस करनी होती है, ये इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के इक्वल होती है, ठीक है। अब ये चीज तो नीचे आते आते कम हुई, लेकिन इतने ना, ये नेगेटिव ही रही, ये क्या रही, नेगेटिव रही। लेकिन जब ये चीज नीचे आते आते बहुत ज्यादा कम हो गई, कितनी कम हो गई, लेट्स सपोज ये -20 रह गई, ये उतने कितनी रही, -300 400 रही। जब हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, ये -20 वाली रकम उधर जाके ऐड हो जाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी रीजन बतानी है कि जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड के केस में एंथैल्पी एक्सोथर्मिक क्यों रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। आपने बताना है कि हमारे पास इस केस में जो लैटिस एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये फैक्टर डोमिनेट करता है, हाइड्रेशन को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कम होती है ऊपर से नीचे आते आते, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होती, ठीक है। अगर ऊपर वाले की -400 है तो नीचे आते आते वो कम होकर -300 रह गई, ठीक है। हम इसको कम होना ही कहेंगे, ज्यादा होना नहीं कहेंगे। क्यों? हमारे लिए हाई एक्सोथर्मिक वो होगा जो -1000 होगा, ये -2000 होगा, ठीक है। तो ये इसकी निस्बत हमने कम ही हुई, ठीक है। लेकिन लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे आए तो बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि साइज जो था ना हमारे पास, इसका क्या हो रहा था बड़ा हो रहा था, और इसका साइज सेम रह रहा था, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी ने डोमिनेट किया, उसकी कोई वैल्यू ही ना रही, समझिए वो जीरो के करीब आने के से इधर आके अगर वो माइनस या प्लस भी होगी तो ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा फ्रेंड्स, एक्सोथर्मिक रहेगा, ठीक है। अब दूसरा, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा होता है। हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड था, इसमें सल्फेट आयन है। इसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इसका साइज भी, इसका साइज तो नीचे आता है तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन सल्फेट का साइज भी क्या होगा, बहुत बड़ा। तो हमने एक हाइड्रेशन में पढ़ी थी कि अगर चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, देखिए नीचे आते थे बेरियम का साइज भी बड़ा हो गया, और सल्फेट का आयन हाइड्रोक्साइड की निस्बत है ही ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी कम, क्योंकि चार्ज उस पे भी उतना है, इस पे भी उतना, लेकिन साइज इन दोनों का मैं आपसे बात कर रहा हूं कि BaOH ट्वाइस, ठीक है। अब देखें ये बेरियम का साइज है लेट्स सपोज, और ये OH के दो है ना, तो ये OH का साइज है, ठीक है। इनके ऊपर -1 और इसके ऊपर +2। लेकिन अगर हम SO4 2- की बात करें तो इसमें OH, अब यहाँ पे सल्फेट का साइज ही बहुत बड़ा है। देखें इधर बेरियम इधर भी वही है जो यहाँ पे है, लेकिन सल्फेट का अपना साइज बहुत बड़ा हो गया OH की से। तो इस पे भी देखिए +2 और -2, इसके ऊपर भी +2 और -2, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम होने से इस ग्रुप के अंदर, इस सल्फेट्स वाले ट्रेंड में नीचे आते आते हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ऊपर फर्ज के -1000 है तो नीचे आके वो -100 ही रह जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इनकी पैकिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा कम नहीं होती, कम होती है लेकिन उसमें जो डिक्रीज है वो थोड़ा है, जबकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ऊपर वाले की -1000 और नीचे वाले की प्लस के करीब तो नहीं, लेकिन लेट्स सपोज -200 रह गई, तो ओवरऑल क्या होती है, H लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन वाली लेट्स सपोज -100 ही रह गई, और ये वाली आपको मैंने बात की कि लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस ये इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई। ये लेट्स सपोज ऊपर वाले की -500 थी तो नीचे वाले की -400 हो गई, कम हुआ लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुआ।
तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ये इधर -400 है तो अगले स्टेप में इधर आके +400 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये प्लस होके एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है कि व्हाई एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक इन केस ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स वेयर एज एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। तो आपने बताना है हाइड्रोक्साइड्स के केस में लैटिस एनर्जी डोमिनेट करके नीचे आते आते लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जबकि हाइड्रेशन को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव ही होती है। ये चीज इतनी ज्यादा इसकी कीमत ही नहीं रही तो ओवरऑल ये नेगेटिव ही रहेगा। जबकि इस केस में आपने बताना है कि हाइड्रेशन बहुत कम हो गई, जबकि लैटिस एनर्जी को इतना फर्क ना पड़ा, तो वो जब माइनस वाली तरह के प्लस होगी तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक जिसमें हमने एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन देखी, हाइड्रेशन एनर्जी देखी, लैटिस एनर्जी देखी, कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो सैंपल प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड तमाम सैंपल्स जो है ना वो अपलोड कर दी जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम सैंपल प्रॉब्लम्स, तमाम क्विक चेक्स होंगे। ये आप चैप्टर लाजमी देखना, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।